तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पक्षियों की चोंच अर्थात बर्ड्स वीक। मतलब कि पक्षियों के चोंच के बारे में पढ़ेंगे कि उसका संरचना, उसका साइज, उसका आकार किस तरह का होता है ना, और उसकी कैसी कैसी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका काम किस तरह का होता है, कौन सा काम उस चोंच से वो करता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं बाज है। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह होती है। छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग याद रखेंगे कि बाज, चील और गिद्ध ये तीनों एक ग्रुप के पक्षी आते हैं। मतलब तीनों का लगभग बनावट बराबर होता है। लोग सामान्य रूप से तीनों को एक ही चीज बोलते हैं। बाज को चील बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन समथिंग डिफरेंट है बाज, चील और गिद्ध में। तो यहाँ से एक प्रश्न उठ रहा है कि बाज, चील और गिद्ध एक मांसाहारी पक्षी है। ठीक है, ये जो है वो एक मांसाहारी पक्षी है। तो बाज, चील, गिद्ध मांसाहारी पक्षी की चोंच जो होती है वो कैसी होती है? छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि इनके चोंच आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये चील है और इस चील का जो ये चोंच है, ये देख लीजिए, ये जो चोंच है वो किस तरह से हुक की तरह से, जैसे लगता है कि अगर हम कहीं फंसा देंगे तो वो निकलेगा नहीं, है ना। ये हुक की तरह से है इसका चोंच। इसी तरह से आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये बाज है और इस बाज का जो चोंच है देख रहे हैं, ये ऊपरी हिस्सा जो है वो मुड़ा हुआ है। और ठीक इसी तरह से इसमें भी आपको क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन लगभग में क्लियरिटी है। इस गिद्ध का भी चोंच जो है वह हुक की तरह होता है और छोटा होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि चील, बाज और गिद्ध इस सब का जो चोंच होता है वह किस तरह का होता है? तो छोटा होता है और साथ में हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है तोते के बारे में। तोता की चोंच घुमावदार होती है। तोता की चोंच घुमावदार होती है जो फल को कुतरने में मदद करते हैं। तोते की चोंच की क्या विशेषताएं हैं? इनकी चोंच किस तरह की होती है? इसका भी तो मुड़ा ही हुआ घुमावदार और मानो बाज, चील के जैसे ही घुमावदार और छोटा भी होता है ना। तोते की चोंच जो है वो घुमावदार होता है और छोटा भी होता है, और वह चोंच इनको फल को कुतरने में हेल्प करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कबूतर, गौरैया के बारे में। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। तो चोंच किस तरह से होता है? तो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। मजबूत तो सभी का चोंच होता है, ये तो कॉमन बात है। कबूतर का चोंच, गौरैया का चोंच है ना, छोटी तो होती ही है और साथ में चौड़ी होती है, और यह स्ट्रॉन्ग भी होती है, मतलब कि मजबूत होती है। तो याद रखेंगे हम लोग कबूतर के बारे में कि कबूतर और गौरैया की चोंच जो है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है, और ऐसी जो चोंच होती है वह अनाज के दानों को तोड़ने में, है ना। कबूतर सबको देखते होंगे, कबूतर सब क्या खाता है? गेहूं, चावल, ये सब खाता है ना। तो उसको तोड़ने में वो सक्षम हो जाती है, मतलब एबल हो जाती है, योग्य हो जाती है। सक्षम मतलब उसकी योग्य हो जाना। ठीक है, तो कबूतर और गौरैया का चोंच किस तरह से होता है? छोटी होती है, छोटा, चौड़ा और मजबूत होता है। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं हम लोग मिट्टी, कीचड़ से कीड़े और अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है। ये बिल्कुल सही बात है, आप देखे भी होंगे कि मिट्टी के कीचड़ में दबे हुए या पानी में
दबे हुए दबे हुए बोलते हैं, मतलब मिट्टी या कीचड़ में या पानी में अगर कोई जीव अपना शिकार पकड़ने के लिए जाता होगा, जैसे कि बगुला है ना, इसके बाद गांव घर में एक बनमुर्गी देखा आता है। इस सब का चोंच जो होता है वो क्या होता है, वो लंबा होता है, जिसको डोकहर भी कह सकते हैं, डोकहर भी है ना। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ते हैं, है ना, तो उसकी चोंच जो होती है, उसकी चोंच किस तरह की होती है, लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई, ठीक है ना, लंबी, पतली और नुकीली के साथ साथ मुड़ी हुई भी होती है। जैसे कि बगुला की बात करें, जैसे कि सारस की बात करें, है ना, जैसे कि डोकहर की बात करें, इन सब पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। फिर अब आगे बात करेंगे हम लोग मछली के बारे में। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे कि सारस, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इस दोनों लाइन को हम पढ़ते हैं, इसके बाद फिर डिफरेंट अच्छा से बताएंगे। मछली को पकड़ने वाली जो भी चिड़िया होती है, जैसे कि सारस, बगुला या इस तरह से जो भी डोकहर है, जो भी है, तो इन लोगों का चोंच जो होता है वह लंबा और पतला होता है। वही किसके जैसे, सुई के जैसे पतला होता है। वो सुई के जैसे पूरा पतला नहीं रहता है, मतलब कि धीरे धीरे जितना मुंह पर जाता है उतना पतला नजर आता है। तो यहाँ है मछली पकड़ने वाली चिड़ियों की चोंच, और यहाँ है मिट्टी से या कीचड़ से जो कई तरह के कीड़े या छोटे छोटे जीवों को पकड़ते हैं। मतलब कि हो गया, मतलब यहाँ कि कीड़ों को खाने वाला जो जीव है ना, उसकी चोंच जो होती है वो लंबी, पतली और नुकीली होती है। लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई विशेष डिफरेंट नहीं है, पर डिफरेंट है कि कीचड़ में या मिट्टी में कीड़े और अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले जो जीव हैं उनकी चोंच लंबी होती है, पतली होती है और नुकीली तथा मुड़ी हुई होती है। लंबी, पतली, नुकीली तथा मुड़ी हुई। और इसमें क्या है, मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे कि सारस, बगुला, है ना, सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली और सुई के जैसी होती है। तो यहाँ पर याद कर लो कि देखो मछली में जो होता है ना वो कांटा होता है सुई की तरह, तो मान लो कि उसका कांटा सुई की तरह किसी को चुभ जाएगा, इसलिए याद कर लो कि मछली की जो चोंच होगी ना वह सुई की तरह से पतली होगी और लंबी होगी और सुई की जैसी होती है ना। अब चलो वही कीचड़ में जो या मिट्टी में जो पक्षी कीड़े खाते हैं उनके चोंच कैसे होते हैं, तो उनके चोंच लंबी होती है, पतली होती है, नुकीली होती है और मुड़ी हुई भी होती है। चलो कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पंदन प्रणाली होती है। अब ये थोड़ा खास क्वेश्चन बन रहा है। निष्पंदन प्रणाली होती है यानी छानने की प्रणाली होती है। निष्पंदन का मतलब क्या होता है, छानना होता है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख। तुम देखते होंगे कि ये सब जो हंस या फ्लेमिंगो या बत्तख जो खाता है, तो जैसे मान लो ये चोंच यहाँ पर रखा, ठीक है, ये खाने के लिए चोंच यहाँ पर रखा, ये ऐसे 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 करता जाता है, ऐसे ऐसे करता जाता है, मतलब वो क्या करता है, छानता हुआ जाता है। मतलब मिट्टी में कभी साफ कर लेता पानी में। हाँ, मतलब उसको देखोगे कि जैसे चोंच यहाँ डाला ना शिकार करने के लिए, और यह इस तरह से करता जाएगा, अंदर में छेद करते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसलिए याद रखना कि हंस हो या फ्लेमिंगो हो या बत्तख हो, इसमें जो मतलब कि शिकार पकड़ने की प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है, तो निष्पंदन प्रणाली है। और निष्पंदन प्रणाली को हम लोग छानने की प्रणाली भी कहते हैं। तो निष्पंदन प्रणाली किन किन पक्षियों में पाया जाता है, हंस और बत्तख तो याद ही रहेगा। और एक हो गया कि देखो हंस फ्लाई करता है ना, फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। हंस और बत्तख उड़ता है ना, इसलिए हंस और बत्तख ये दो याद रहेगा। और ये सब फ्लाई करता है दोनों ना, इसलिए फ्लेमिंगो। क्लियर है। ऐसे पक्षी
पानी के आसपास रहते हैं। सही बात है, बत्तख और हंस सब कहाँ पर रहते हैं? पानी के आसपास ही। तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। वह पानी में ही क्या करते हैं? उसको साफ कर लेते हैं। छान लेते हैं ना। तो छानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निष्पंदन प्रणाली। निष्पंदन कहते हैं। तो एक बार रिपीटेशन करेंगे हम लोग। तो फटाफट से बिना किताब को देखे हुए बताओ कि बाज, चील और गिद्ध जो है वह कैसे पक्षी में आते हैं? अपघटन में आते हैं। अपघटक। अपघटन। लेकिन वो हम ये पूछ रहे हैं वेज या नॉन वेज, मतलब कि शाकाहारी या पक्षी मांसाहारी। होते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि उनकी चोंच किस तरह की होती है? देखो ये चोंच को थोड़ा अपने माइंड को ले जाओ, छोटी रुक जाओ। होती है। किसी भी पक्षियों के मतलब चोंच के बारे में याद रखने के लिए तुम जरा पक्षियों के पास चले जाओ अपने माइंड को लेकर के, और फिर उसको याद करो, इसके बाद फिर बोलो। छोटी होती है, नुकीली होती है और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। देखो इसकी चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। नुकीली की चर्चा नहीं है। क्या से बोले हम? छोटी और हुक की छोटी तरह और मुड़ी हुई हुक की तरह होती है। अब देखो तुमको हम ट्रिक बता ही देते हैं। अब मान के चलो कि एक तो नुकीली होती है, तो नुकीला है, तो नुकीला है तो मान के चलो जो है सो फाड़ने का काम करेगा। तो फाड़ने का काम करेगा, अगर मान के चलो नुकीला है और फाड़ने का काम करेगा। अगर लंबा लंबा डंठल के जैसे अगर होगा, मतलब उसका चोंच होगा, नहीं होगा फाड़ने में। फाड़ने में नहीं होगा ना। हाँ। बात समझ में आ गया? इसलिए याद कर लो। छोटी। हाँ, इसलिए याद कर लो कि बाज, चील या गिद्ध, इसका जो चोंच होगा वो छोटा होगा और हुक की तरह होगा। अब तुम ही ले लो ना, मान के चलो किसी स्क्रू को खोलना है। स्क्रू का मतलब कोई पेंच को खोलना है। अब तुम्हारा पेचकस जो है, तो मान लो एक हाथ का रहे, एक हाथ में जितना ताव नहीं लगेगा, छोटा रहेगा, छोटा रहेगा तो तुमको ताव मिलेगा। अब मान लो ट्यूबवेल का ले लो, ट्यूबवेल का जो डंडा होता है वो बड़ा होता है या छोटा होता है तो सुविधा होता है? ये बताओ पहले तुम। छोटा में ताकत ज्यादा लगेगा। हाँ। बड़ा में ताकत कम लगता है। हाँ। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात होता है। तो उसी तरह से दिमाग को थोड़ा चिड़िया के पास ले जाओ। अगर वो फाड़ने का काम करेगा और ये लंबा जो होगा, तो हो सकता है बीच से ही उसका चोंच टूट जाए। इसलिए जब छोटा रहेगा तब पूरा ताव मिलेगा ना उसको। समझ में आ गया होगा? तो बताओ कि बाज, चील और गिद्ध का जो चोंच है वह किस तरह का होता है? छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि बाज, चील और गिद्ध यह शाकाहारी है या मांसाहारी। ठीक है, और इसको हम लोग जैव घटक भी कहते हैं, जैव अपघटक भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इस पर मत देखो, बताओ कि तोता की चोंच किस तरह की होती है? तोता को कौन नहीं देखा होगा? और तोता को देखो, याद करो तोता को कि उसका चोंच छोटा होता है कि नहीं होता है, और साथ में नुकीला भी होता है, मुड़ा हुआ होता है ना। तो इसका चोंच जो होता है वो घुमावदार होता है। ये याद रखो कि कैसा होता है। ये ऐसे होता है घुमावदार, ये ऐसे रहता है ना, ऐसे नहीं रहता घुमावदार। तो ये घुमावदार रहता है। और बस इसमें तोता के बारे में बस इतना दिया हुआ है कि तोते की चोंच जो होती है वो घुमावदार होती है, मतलब घुमा हुआ होता है। ठीक है। वैसे भी तोता को हर जगह घुमाते रहते हैं। तोता भी खुद घूमता रहता है ना। इसलिए याद कर लो कि तोता की चोंच जो होती है वो कैसी होती है? घुमावदार होती है, और जो फल को कुतरने में मदद करते हैं। अब चलो कबूतर और गौरैया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कबूतर और गौरैया में इनकी चोंच छोटी होती है। अब समझ लो, फिर देखो रटने से काम नहीं चलेगा, समझो थोड़ा। चोंच, अब तुम चले जाओ उस पक्षी के पास। कबूतर कौन नहीं देखा होगा? कबूतर तो जरूर देखे होंगे। तो कबूतर और गौरैया, मान लो गौरैया नहीं देखे होंगे, कबूतर और गौरैया साथ में आ रहा है, तो कबूतर के कैटेगरी का ही वो होगा। कबूतर की तरह था ना कबूतर। तो कबूतर और गौरैया आदि में चोंच जो होते हैं वह छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है। देखो कबूतर में तो छोटा होता है, ये तो एकदम कंफर्म है, बिल्कुल बहुत छोटा होता है ना। और चौड़ी होता है, ये सही है, चौड़ी होता है, थोड़ा चौड़ा होता है कबूतर का चोंच। और साथ ही मजबूत तो होता ही है ना, क्योंकि अगर चौड़ा नहीं होगा ना तो देखो वो सब करता क्या है कि दाना को अपने अंदर भरने का काम करता है।
फिर घट ले जाता है। हाँ, उसको सोचो, देखो कभी कबूतर, तुम चले जाओ थोड़ा अपने माइंड को लेकर जाओ कबूतर के पास, कबूतर को देखोगे कि वह दाना चुगता रहता है फटाफट 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 फटाफट। तो यानी कि अगर चौड़ा नहीं रहे उसका चोंच, तो वह दाना को रखेगा कहाँ। इसलिए याद कर लो कि कबूतर और गोरैया का जो चोंच होगा वो छोटा तो होगा ही, चौड़ा होगा और साथ में मजबूत भी होगा, ताकि वह अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम हो सके। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब बता दो एक बार फिर से कि कबूतर का चोंच या गौरैया का चोंच किस तरह का होता है? छोटी होती है, चौड़ी होती है और मजबूत होती है ताकि और वह अनाज को हाँ कुतरने में मदद करता है। अच्छा अब बताओ कि मिट्टी या कीचड़ से जो कीड़े खाते हैं या कोई अन्य जीव खाते हैं, उन पक्षियों की चोंच किस तरह के होते हैं? नुकीले होता है। बिल्कुल, देखो अब जरा अपने दिमाग को लेके चले जाओ कीचड़ में, कीचड़ और पक्षियों को लाओ अपने पास, और इसके बाद देखो ध्यान दो कि कीचड़ में कोई पक्षी है और मतलब धरती से वो मतलब कीचड़ से निकालता, नुकीला से न डालेगा, इसलिए उसका जो चोंच होगा वो कंफर्म नुकीला होगा। और साथ में नुकीला के साथ साथ जिस तरह से जेसीबी का जो ये होता है निकालने वाला, मान लो नुकीला ऐसे है और नुकीला के साथ साथ ये ऐसे जाकर के मुड़ेगा तब तो निकाल लेगा अंदर से। बात समझ में आ रहा है? इसलिए नुकीला और मुड़ी हुई भी होती है। चले जाओ जेसीबी के पास, तो लंबी होती है, नुकीली और लंबी तो होगी क्योंकि कीचड़ में अंदर डाल रहा है ना अपना चोंच, तो लंबी होती है, पतली होती है, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, क्या सब बोले? पहले लंबा होगा तो डालेगा, नुकीला भी होगा, ठीक है, और मुड़ा भी हो तब तो निकालेगा। तो इसमें दो बात है, लंबी पतली भी, लंबी पतली नुकीली और मुड़ी हुई। क्लियर है ना? तो अब आगे चलते हैं हम लोग कि मछली को पकड़ने वाली चिड़िया, मछली को पकड़ने वाली चिड़िया जैसे बत्तख, छान के मछली को पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, जैसे क्या है? सारस, बगुला। जैसे मछली को पकड़ने वाले जो चिड़िया होते हैं जैसे कि सारस और बगुला, इन लोगों की चोंच जो होती है, मछली को जो पकड़ेगा उनका चोंच तो भी लंबा ही होगा ना, लंबा पतला और सुई के जैसा होता है। लंबा मतलब सेम कीचड़ वाला पर बैठा दो, लंबा तो होना जरूरी है क्योंकि वो मछली पकड़ता है। साथ में उसका चोंच सुई के जैसे होता है, ये भी कंफर्म याद हो ही गया होगा, पतली सुई जैसी होती है क्या? क्योंकि कांटे, मछली में कांटे होते हैं, सुई की तरह चुभ जाते हैं ना। अच्छा ये बताओ अब कि कुछ पक्षियों में चोंच जो है ना निष्पंदन प्रणाली होती है, कुछ पक्षियों की चोंच में कैसी प्रणाली होती है? निष्पंदन। तो निष्पंदन का मतलब क्या होता है? छानना। अब बता दो कि ये निष्पंदन प्रणाली किन किन पक्षियों में होती है? बतख, फ्लेमिंगो में होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने चोंच में भोजन लेने के बाद वो उसको भोजन में मिले हुए अन्य पदार्थों को पानी में ही वह छान लेता है, अर्थात पृथक कर लेता है, अर्थात अलग कर लेता है, अर्थात हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि आइसोलेट कर लेता है। आइसोलेट मतलब अलग करना। बात समझ में आ गया? तो ये था पक्षियों की चोंच के बारे में। आई होप कि आपको सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी नई चीज सीखने को मिले तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें।